हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, चलो उनको भी दिखाते रहो। तो आज जो है हम मुद्रास्फीति के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस ढंग से हमारी इकोनॉमी को इंटर्न हम पे जो है किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक। तो समाज में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, चाहे वो फिल्मी कलाकारों के माध्यम से या आप जो है न्यूज टीवी के माध्यम से इन सब चीजों को देखें, तो आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों बाद में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, सोने के दाम इतने बढ़ गए, शेयर के मार्केट में इतना उछाल आ गया। ठीक है। तो कई जगहों पे जो उछाल आता है किसी की खुशी का कारण होता है, लेकिन अगर वही जो जीवन की अति आवश्यक चीजें हैं उन पे अगर ये उछाल आ जाए उनके दामों में, तो निश्चित ही जो ये मानव जीवन है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है। लोगों में निराशा का घर हो जाता है कि अब हम जो है अपने इस कम कमाई में अपना परिवार का जीवन जो है कैसे चलाएंगे, उनका भरण पोषण कैसे करें। ठीक। तो ऐसे में जो है कभी डीजल का दाम बढ़ता है, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ता है। अगर डीजल का दाम बढ़ रहा है तो जो भाड़ा का मूल्य जो है, जो दाम एक व्यापारी दूसरे नगर तक अपना या दूसरी जगहों तक अपना सामान पहुंचाने के लिए देता है, वो बढ़े मूल्य पे देगा। तो उसने जो कुछ भी आइटम अपना मंगवाया है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसका जो दाम लगा जो भाड़े का, वो उसमें जोड़ लेगा। और इस ढंग से जो है जिन चीजों का दाम लगता था कि अरे केवल डीजल का बढ़ा है, वो बाकी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाने की वजह से उन सब चीजों का दाम बढ़ जाता है। और ऐसे में जो है गरीब और मध्यम परिवार जो है, जो स्तर के, उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। ठीक। और इसमें निर्धन और मध्यम वर्ग यही चाहता है कि जो है मुद्रास्फीति की दर है वो कम से कम रहे। ठीक है। और ये बढ़े नहीं। अगर ये बढ़ जाती है तो इनका ही जीवन स्तर जो है खतरे में पड़ जाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इस चीज को समझेंगे कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, कारण क्या है, और ये किस किस चीजों से मतलब प्रेरित होती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई डायन जो है उसका मुंह बड़ा होता है। ठीक। तो मुद्रास्फीति का अर्थ ये है कि जो सेवाएं हैं और जो वस्तुएं हैं इनके दाम में जब आपूर्ति जो होनी चाहिए, ठीक है, अगर इनकी जो है मांग तीव्र गति से बढ़ने लग जाए, जैसे कि कोविड काल में सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, और इतना ही नहीं, ऑक्सीमीटर जो 600-700 रुपए का मिला करता था, अब क्या हुआ कि उत्पादन जितना था उतना ही रहा, और इसकी जो मांग थी वो उत्पादन के अपेक्षा ज्यादा हो गई। तो ऐसे में जो है क्या होता है, वस्तुओं की जो सेवाओं का जो मूल्य या वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो जो 600-700 रुपए का आइटम आता था वो आपको जो है 1000, 1200, इवन 4000 तक उन सब चीजों का दाम जो गया, 3-3 हजार तक लोगों ने उन सब चीजों के दाम दिए हैं। जैसे ऑक्सीजन था, सामान्य दिनों में जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है आ, हर हॉस्पिटल में जो है अवेलेबल हो जाता था, क्यों, मरीजों की संख्या, आईसीयू में जाने वाले मरीजों की संख्या कम होती थी। लेकिन अचानक से जैसे कोविड संक्रमण बढ़ा, तो ऐसे में जो है मरीजों की संख्या बढ़ी, उनके फेफड़ों का संक्रमण चूंकि ज्यादा था, तो ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई देना अ, अस्पतालों के लिए जरूरी हो गया। और ऐसे में जो इतने भी मतलब सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी की आवश्यकताएं जो अचानक से सर्ज कर गई। तो ऐसे में जो है मांग जो है बढ़ गई और पूर्ति जो है वो कम रह गई। तो इन वजहों से जो है किसी चीज का दाम बढ़ जाता है। तो इसको आप इसी को जो है आप महंगाई कहते हैं। ठीक। और महंगाई जो है अगर सामान्य रूप से चलती रहे कि आज जैसे 1 रुपए बढ़ा, कल 2 महीने बाद जो है 50 पैसे और बढ़ा, एक ढंग से कम ज्यादा होता रहे, उससे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर अचानक से जो है वस्तुओं का दाम जो है गुना में बढ़ना चालू, या एक बड़ी मात्रा जो है 10 रुपए 20 रुपए टाइप की अगर बढ़ जाए, तो ये प्रभावित करती है व्यक्तियों को। और जो मुद्रास्फीति के कारण होते हैं, एक होता है मांग प्रेरित और एक होता है लागत प्रेरित। तो मांग प्रेरित में सीधी सी बात है कि यहाँ पे
ये इस ढंग से होती है जब वस्तुओं की मांग जो है पूर्ति से अधिक हो। ऑक्सीमीटर ऑलमोस्ट जो स्वस्थ थे, उन्होंने भी जो है लेना चालू किया, चेक करने के लिए, कहीं अगर हम संक्रमित, हमें खाँसी, सर्दी, जुकाम हो गया, तो कहीं हमारा भी ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हो रहा। तो ऐसे में यहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति थे, जो संक्रमित नहीं थे, उन्होंने भी इसकी माँग रखी और जो संक्रमित थे, उन्होंने भी इस चीज़ की माँग रखी। तो ऐसे में जो है उत्पादन इतनी जल्दी इन सब चीज़ों का हो नहीं सकता, या आयात भी अगर कहीं से करना है, तो उसमें भी कुछ समय लगता है। तो ऐसे में जो है जब माँग बढ़ जाती है और पूर्ति जो है नहीं हो पाती है और माँग लगातार बढ़ती रहती है, तो पूर्ति उनका पालन नहीं कर पाती है कि हम उतना जो है प्रोडक्शन करके उनको दे दें। तो ऐसे में जो है इनका दाम बढ़ने लग जाता है और यही जो है, जो इसको कहा जाता है माँग प्रेरित मुद्रास्फीति। और माँग आगे क्यों बढ़ती है? ठीक है? क्योंकि लोगों को चाहिए। अब ऐसे में जो है काला-बाज़ारी भी होती है और ऐसे में लोग जो है एमआरपी से ऊपर चीज़ बेचने लग जाते हैं, तो ऐसे में काला धन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है? अगर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लग जाए, तो भी ये जो है जो माँग आधारित जो मुद्रास्फीति है, वो देखने को मिलेगी। और अगर उपभोक्ता जो है, उसकी व्यय योग्य आय ज़्यादा हो जाए, तो भी ये चीज़ बढ़ेगी। जब सभी की जो है आमदनी 800-900 रुपए बेसिक होता था, तो आपको जो है 5,000 रुपए में जो है सोना मिलता था, ठीक है? आज जो है आपके परचेज़िंग पावर बढ़ गई, तो सोने का दाम भी उसी हिसाब से बढ़ गया। जब मेरी शादी हुई थी, उस समय जो है 5,000 रुपए तोला सोना था और आज जो है 50,000 क्रॉस कर गया। तकरीबन 20-22 साल हो रहे हैं शादी के और 22 सालों में जो है ये 10 टाइम्स जो है सोने का दाम, 10 टू 11 टाइम्स जो है बढ़ 57,000 तक जो है ये बढ़ चुका है विगत दिनों में। और जब बैंक जो है ब्याज दरों में अपनी कमी कर देते हैं, जो आपने कोई पैसा वहाँ पे जमा किया है, तो ब्याज दरों में कमी हो गई। अब ब्याज दरों में कमी होने से क्या है, व्यक्ति जो है अपने पैसे को जो है बैंक में नहीं डालेगा, वहाँ से निकालेगा, यहाँ-वहाँ घर पे ही रखे रहेगा। और ऐसे में अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके पास पैसा आपने खरीद लिया और अगर बैंक में पैसा पड़ा होता है, जो अगर बैंक दरों के ब्याज जो है ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि लोग अपनी बचत जो है बैंकों में, और बैंकों में जब बचत आप डालेंगे, तो ये जो है सरकार के अधीन वो पूँजी आ जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे जो है आरबीआई क्लॉज़ बनाता है, जिसमें आरबीआई के पास भी कुछ पैसे जाते हैं और कुछ पैसे जो है बैंक के पास रहते हैं और ये जो है पूँजी आपके घर में नहीं होती, सरकार के पास होती है। इससे वो उद्योगों को लोन दे सकती है, उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है? वहाँ से रोज़गार सर्जित हो सके। तो अगर बैंक दर जो है कम कर दे ब्याज की, तो लोग पैसे क्यों डालेंगे? अगर मैं ₹100 बाहर रखता हूँ, मुझे ₹20 परसेंट पे लोग मिल जाएँगे पैसे देने के लिए कि अब जो है 20% पे आपको हम ब्याज दे रहे हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए। बैंक बोलेगा हम 3% देंगे, 4% देंगे, 5% क्यों रखेंगे हम पैसे वहाँ पे, हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? तो इस ढंग से जो है लिक्विडिटी जो है, उसके जो उद्योगों को जो धन देने की क्षमता जो है, कम हो जाती है सरकार की जो संसाधनों से, ठीक? और ऐसे में जब घाटे की वित्त व्यवस्था आ जाती है, तो भी आपके मुद्रास्फीति में जो लागत दर वाली है, वो बढ़ जाती है। और इससे होता क्या है, जो सार्वजनिक जो व्यय हैं, चाहे आपके हों, चाहे सरकार के हों, उनमें जो है क्या होता है, दाम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है? तो इन सब ये सारी स्थितियाँ जो हैं, ये माँग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए जो है, इनके जन्म के लिए जानी जाती है। अब एक होता है लागत प्रेरित, ये क्या होता है? लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है, वो इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि जब कीमतें जो है लागत की वजह से बढ़ती हैं, जो हमारा कच्चा माल हमें महँगा मिला, जैसे हमने क्या बताया कि अगर डीज़ल का दाम बढ़ जाए, तो किसानों को सिंचाई करना या ट्रांसपोर्टेशन करना किसी चीज़ के, तो उनकी जो है, जो
फार्मिंग की कास्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ गई तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो हमें जो है थोड़ा-सा महँगे रेट पे अनाज मिलेगा, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, जब रॉ मटेरियल पे जो आपकी जो लागत बढ़ रही होगी, तो उत्पादन ऑटोमैटिकली जो है महँगा मिलेगा। और ये जो है कारक जो होते हैं, ये धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों में फैल जाएँ। क्या हुआ? केवल एक बात हुई कि डीज़ल बढ़ गया ₹10 और वो ₹10 जो है, ये अन्य उद्योगों के जो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में जो है आ जाएगा और सभी चीज़ों के रेट बढ़ जाएँगे। तो इसी को जो है अर्थव्यवस्था में जो इसको जो ये वृद्धि हो जाती है मूल्यों में, इसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुख्य कारण कच्चे माल का मूल्य बढ़ जाए, मालगाड़ी का किराए में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल बढ़ जाए और सीधी-सी बात है कि हम इतने रुपए में काम नहीं करेंगे, ठीक है? भई मान लीजिए कि हम ₹200 में आपको पढ़ा रहे थे, हम बोले कि नहीं हम 500 में पढ़ाएँगे। कल जो हमें लगता है नहीं यार हमने जो है ब्रॉडबैंड भी लगवाए, ये भी है, वो भी है, कल से हमारी फीस जो ₹700 है या ₹1000 है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति जो है वो अगर कोई चीज़ उसका इस रॉ मटेरियल से अगर उत्पादन हो रहा है, तो उसमें उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक? और इतना ही नहीं, आप जो टैक्स जो है, अब कल से अगर ये आ जाए कि कोई भी जो है टीचर अगर 1 घंटे की क्लास लेगा तो वो हमें जो है 18% सर्विस टैक्स देगा। अब पता लगा भैया हमने जो जितनी क्लास की वो तो ठीक है, जितना लागत लगी वो तो ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो ₹100 फीस थी उस पे 18% टैक्स भी देना है। मतलब कि ये टैक्स जो है हमें ₹18 देना ही देना है, उसके बाद जो इनकम निकलेगी उस पे अगर वो मान लीजिए हमारी 5 लाख से ऊपर जाएगी, तो उस पे भी टैक्स देना है, तो 18% ये देना है, फिर 10% जो 10-12% उधर देना है, तो इस ढंग से 28-30% हम टैक्स ही देते रह जाएँगे। और ऐसा नहीं है कि 18% टैक्स देने के बाद इनकम टैक्स नहीं देना। और एक चीज़ और होती है कि बैंकों द्वारा अगर जो है ब्याज दरें बढ़ा दी जाएँ, तो इससे जिन व्यक्तियों ने उनसे लोन लिया है उनको ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये भी कहीं न कहीं जो है, जो साधन की लागत में जो वृद्धि कर देती है। जो लागत है आपके उत्पादन के साधन जो आपने बनाने हैं, उसमें वृद्धि कर देंगे, तो इसी वजह से ये चीज़ें बढ़ और एक चीज़ ये भी होगी कि भाई हम 1 घंटे दे रहे हैं, हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं, तो अब मुझे जो है थोड़ा-सा इंक्रीमेंट चाहिए, तो हमने जो है 20-20% सभी के लिए बढ़ा दी, ठीक है? अब मेरे कहने के लिए वो 20% है, लेकिन जो सामने अपनी जेब से देगा पता लगा उसको ₹100 पड़ रहे हैं, ठीक है? तो जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा-सा कम लगता है, लेकिन उसकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? अब किसी से बोलो कि अरे यार 500 का 20% तो कहाँ 500 कहाँ 20 उसके पीछे जो परसेंट लगा है, वो किसी पे ध्यान नहीं जाता किसी का, ठीक है? कि वो जो 5 टाइम्स गुणा भी तो हो जाएगा 20 का तो वो ₹100 हो जाएगा, ठीक है? तो इस ढंग से इनकी चीज़ें जो हैं रेट और ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमें जो है लाभ प्राप्त करना है और अगर हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये किसी न किसी के पॉकेट से आएगा, तो उसके लिए तो महँगाई ही हुई ना और जो आधारभूत संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता में अगर कमी आ जाती है, जैसे कि आपको जो ज़मीन है, अगर उत्पादन के लिए ज़्यादा चाहिए या आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मशीन वगैरह है, वो उतनी कुशल नहीं है, उतनी सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आपका जो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी लागत ज़्यादा निकल रही है, तो इसमें जो है आप जब भी बेचोगे, तो उसको जो है ज़्यादा मूल्य पे ही बेचोगे और अब मुद्रास्फीति के जो है 2 ढंग आपको बता दिए कि इस वजह से ये चीज़ होती है। अब मुद्रास्फीति के प्रकार भी होते हैं, तो कुल मुद हाँ, हाँ, नहीं वो था माँग प्रेरित, ठीक है? तो क्योंकि माँग बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, वो चीज़ है, ठीक है? और जो मुद्रास्फीति के प्रकार जो हैं, एक होती दौड़ती हुई मुद्रास्फीति,
इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है और जनता की प्रचलित मुद्रा जो है, वो उसके सामने जो है टिक ना पाए। जैसे कि ईरान की जो है मुद्रा क्या थी, रियाल थी, तो अमेरिका ने क्या किया कि जो $1 के रेट में जो है उनकी 10,000 रियाल आ रही थी। तो अभी ईरान सरकार ने क्या किया, अपनी जो करेंसी थी उसका नाम और उसका कन्फिगरेशन जो है रिकन्फिगर कर दिया। तो उसका नाम रख दिया तोमान, और जो यहाँ पे एक तोमान जो है 1,000 रियाल के बराबर हो गई। तो अभी $1 जो है एक तोमान के बराबर। ठीक। तो ये दौड़ती हुई जो मुद्रास्फीति होती है, इसमें क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति की दर बहुत तेज हो जाती है, और ऐसे में जो है ये व्यक्तियों के हक में नहीं होता है कि उतनी महंगी चीजों को खरीद सके। तो ऐसे में जो है लोगों में असंतोष फैल जाता है। जैसे 600 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आपको 30-40 हजार का मिलना चालू हो जाए, वो भी नकली। ठीक है। तो ऐसे में जो है प्रचलित मुद्रा पर से ही विश्वास उठ जाएगा, भाई हमारे पास इतना तो है ही नहीं है। अब एक पार्ले जी का बिस्किट आपको जो है 500-600 रुपए का मिलना चालू हो जाए, ठीक है, तो आप तो सर पटक लोगे। ठीक। और ये कंडीशन जो है विभिन्न देशों में आई हुई है, जहाँ पे ऐसी चीजें देखी गई हैं। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद जर्मनी की कंडीशन ऐसे ही कि ये महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि उस समय जो वहाँ की जो प्रसिद्ध मुद्रा थी, वो उसके मायने खत्म हो गए। और अभी जो है अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखिए, वहाँ पे इस ढंग की कंडीशंस जो हैं आपको जिम्बाब्वे में और अन्य जो है अल्प विकसित जो जगहें हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक होता है मंद मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति ऐसी होती है कि देश की अर्थव्यवस्था में ये महंगाई की दर धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे जो है आपकी जो धन संचय की प्रवृत्तियां जो हैं वो कमजोर नहीं होने पाती हैं, और लॉन्ग टर्म में लोगों पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको जो है मंद गति की जो है मंद मुद्रास्फीति कहते हैं, या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। पहले वाली जो थी हाइपर इन्फ्लेशन थी। और विकसित देशों में चूंकि मांग और पूर्ति जो है इनमें सामंजस्य रहता है, क्योंकि वहां पे उत्पादन के साधन जो हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, वहाँ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे अब जैसे कि हमारे भारत में टीके लगने हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन लेवल थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो सभी तक वो पहुँच बनाए रख पाना थोड़ा-सा कठिन है। तो विकसित देशों में आपको जो मंद मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, वहाँ पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। ये जो दौड़ रही है और जो मंद पड़ी है, इसके बीच की जो स्टेज वो होगी आपकी चलती मुद्रास्फीति, मतलब गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक। अब एक होता है जिसको बोलते हैं गतिहीन मुद्रास्फीति। इसमें जो है तेजी के साथ साथ मंदी की स्थिति भी हो जाए। ठीक है। अभी बढ़ी, शाम को बढ़ी, सुबह खत्म। शाम को सुबह बढ़ी, शाम को खत्म। तो यहाँ पे जो है चीजें जो है थोड़ा सा बढ़ती भी हैं, कम भी होती रहती हैं। और ऐसे में इसके साथ में एक और जो है व्यवहारिक चीज देखी गई है, यहाँ पे बेरोजगारी जो है उसमें वृद्धि हो जाए। तो इसको जो है स्टैगफ्लेशन या गतिहीन मुद्रास्फीति, कि यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है अर्थ संचय के उपाय नहीं कर पा रहा, बेरोजगार हो गया। जैसे कि अ, अभी जो लॉकडाउन वाली स्थिति है, यहाँ पे क्या है, चीजें महंगी मिल रही हैं और व्यक्ति बेरोजगार भी है। ठीक है। उसके पास लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे, तब तक वो जो है कि वाट लग जाएगी। और अनाज मिल रहा है, 5 किलो ये 5 किलो वो, सब कुछ 5-5 किलो मिल रहा है, लेकिन उस 5 किलो को पकाने खाने में जो 14 किलो गैस लगेगी, उसका दाम 1,000 रुपए के तकरीबन होगा। वो गवर्नमेंट फ्री नहीं दे रही है। ठीक है। नमक जो है फ्री आपको नहीं मिल रहा है, जो 20 रुपए का पैकेट आप नमक का लेने जाओगे तब मिलेगा। जो बिजली है वो फ्री नहीं दे रही है, जिस रेट पे है उस रेट पे आ रही है।
तो ऐसे में जो है ये गतिहीन मुद्रा व्यक्ति को और भी ज़्यादा बर्बाद कर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दाम तो बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे बेरोज़गारी का स्तर जो है, जो सामान्य स्थितियाँ होती हैं वहाँ पे घटता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कभी-कभी जब कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादन वृद्धि नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि बेरोज़गारी है। तो ऐसे में उनको जब रोज़गार नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि आज की डेट में सभी को ऑक्सीमीटर चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए। अगर ये कोविड वाला जो टीका सभी को लग जाएगा, तो सभी को जो है मास्क चाहिए, केवल सैनिटाइज़र वगैरह जो है छोड़ देते हैं, ठीक है? फिर उँगली में ऑक्सीमीटर लेके थोड़ी कोई भटकेगा। तो उसका उत्पादन बंद हो जाएगा, ठीक है? मतलब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए थे, उनके रोज़गार में कमी आ जाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हुँ। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है किस पे पड़ता है, तो कोई भी चीज़ होती है उसके 2 प्रभाव देखे जाते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव हम बाद में अध्ययन करेंगे, अभी सकारात्मक देखेंगे। तो सकारात्मक में जो है जब होता है, तो इसमें क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो तो ऐसे में जो व्यक्ति है, जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है, उसको लाभ मिलता है। उत्पादक वर्ग जो है अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित हो जाता है और अगर वो अधिक निवेश कर देगा, इसका मतलब उसको उत्पादन ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में नए रोज़गारों का सृजन भी होता है। ये पॉज़िटिव चीज़ है और देश में जो है बेरोज़गारी एकदम से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, कुछ मायनों में बेरोज़गारी का प्रतिशत जो है, वो कम हो जाएगा और जब उत्पादन में वृद्धि होगी, तो निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि होगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और इससे जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों की साक्षरता में वृद्धि होगी, क्रय क्षमता में वृद्धि होगी, रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा, गरीबी के जो प्रतिशत में कमी होगी और इन सब में जो है गरीबी का स्तर जब कम होगा, साक्षरता वृद्धि जो है बढ़ेगी, तो ऐसे में जो है लोग जो है परिवार कल्याण के साधनों का प्रयोग करेंगे और जिससे जनसंख्या दर जो है वो भी कम होगी। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब ये जो है मुद्रास्फीति से जो है आपको जो है जैसे बोलते हैं ना सकारात्मक बनो, ठीक है? अभी आप जो 40,000 का सिलेंडर खरीद लेते हो, 30,000 का रेमडेसिविर खरीद लेते हो, ठीक है? तो आपकी परचेज़िंग पावर बढ़ गई है, ठीक है? घर बेच के जो आप इंजेक्शन खरीद रहे हो, आपकी परचेज़िंग पावर बढ़ गई है, क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी नहीं बढ़े, काला धन बढ़ रहा है, ठीक है? क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो ब्लैक में खरीदने में, वो आपके जीडीपी में काउंट नहीं होता। वो जब आएगा तब फिर 15 लाख आपको मिलेगा काला धन, ठीक? अब इसके बाद कुछ एक नकारात्मक प्रभाव हैं, तो नकारात्मक प्रभाव जो हैं, वहाँ पे एक बड़ा वर्ग जो आपको दिखाई दे रहा था कि उत्पादक जो है वो फ़ायदे में है। अब नकारात्मक प्रभाव हम नीचे से चालू करते हैं, वहाँ गरीबी खत्म की गई थी। तो जो मध्यम और गरीब वर्ग है, उसके लिए जो है, जो महँगी हुई वस्तुओं को खरीदने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। मूल्य बढ़ने से रोज़मर्रा की वस्तुएँ जो है, वो खरीद सकने में कम सक्षम होता है। जो उसकी बचत थी, जो 100 में से जो है ₹25 बचा के जो ठेके तक पहुँच जाता था, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹25 अभी भी निकाल लेता है। लेकिन बाकी के जो उसके ₹75 हैं, उससे जो बचत होती थी, वो कम हो जाती है। ठीक है? और मूल्य बढ़ने से ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी जो है परचेज़िंग पावर वो कम हो जाती है और इससे जो है माँग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब माँग कम हो गई, तो उत्पादक वर्ग के लिए भी जो है थिंकिंग पोज़ीशन हो जाती है ऐसा करके कि अब हमें जो प्रोडक्शन कम करना चाहिए क्योंकि बिक ही नहीं रहा है, ठीक है? तो ऐसे में जो है जब उसकी बिक्री कम होगी, उसको लाभ कम मिलेगा, लाभ कम मिलेगा तो इससे जो है वो अपना निवेश कम कर देगा। निवेश कम कर देगा
तो रोजगार के सृजन में कमी आ जाएगी। जब रोजगार के सृजन में कमी आ जाएगी, तो वो जो मजदूर उसके यहाँ बैठा हुआ था, वो जो है बेरोजगार हो जाएगा, और जब बेरोजगार हो गया तो निर्धनता में वृद्धि आ जाएगी, और देश की आर्थिक वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी। और इससे जो है प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो इससे जो निर्यात होता है ये जो है नहीं हो पाएगा, आयात ज़्यादा होने लग जाएगा, और जो चालू जो खाता था उसमें जो है घाटे की स्थिति आने लग जाएगी, और देश में जो है जो पर्याप्त विदेशी मुद्रा जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। और चूँकि भारत एक ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था है, तो इसके सुधार के लिए जो है ब्याज पे ब्याज लेने की जो नीति करनी पड़ेगी अन्य स्रोतों से। ठीक? तो जब ये देश की आर्थिक वृद्धि दर में कमी आ जाती है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया किस ढंग से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब चूंकि देश की अर्थव्यवस्था में जो है ये मुद्रास्फीति पॉजिटिव इफेक्ट भी डालती है, नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन एक हिसाब से बढ़ना चाहिए। इसकी जो ऑप्टिमम एक रेट होनी चाहिए जो कि हर एक के लिए सहनीय हो। ठीक है, कि ना ज़्यादा रहे ना कम रहे, और वो गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों पे जो है कोई नकारात्मक प्रभाव न डाले, और मुद्रास्फीति की दर जो है तकरीबन तकरीबन जो उस देश की जीडीपी के बराबर हो, तो ऐसे में जो है ये दर जो है मुद्रास्फीति की इष्टतम दर। ठीक, कोई डाउट? और भारत में जो है मुद्रास्फीति की गणना जो की जाती है उसके भी दो विधियां हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक, इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई कहते हैं, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब भारत में जो है जो गणना की जाती है ये डब्ल्यूपीआई की जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये जो है अगर मान लीजिए कि थोक मूल्य में जो है कुछ एक वस्तुएं जो उनके सूचकांक बने हुए हैं उसमें 100 से अधिक जो वस्तुएं हैं, अगर ये इनका खपत की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, हैं, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसमें मोटे अनाज जो है शामिल हैं, और वो कैटल फीड की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो इनको जो है अगर इसमें शामिल कर लें, ठीक है, तो क्या ये आकलन सही निकल पाएगा? क्योंकि पता लगा कि हमें जो है रोज मिनरल वाटर चाहिए, आरओ प्लांट चाहिए, पता लगा आरओ प्लांट लिस्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो लिस्टिंग है इनको जो है पारदर्शी संशोधित करने की जरूरत है, और जो आज विश्व जिस ढंग से चीजों को देखता है अपनी अर्थव्यवस्था को उस ढंग से संशोधित करने की आवश्यकता है। और इनके लिए जो है इसके लिए प्रोफेसर अवजीत सेन गुप्ता की अध्यक्षता में जो है एक कार्यदल गठित हुआ था जिसने जो है एक नई चीज जो है लागू करने की बात की जिसका नाम था न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है ये सांख्यिकीय संकेतक के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार की नीतिगत जो निर्णय होते हैं जैसे मुद्रास्फीति प्रबंधन और जो आवश्यक जो है खाद्यान्न उनके जो हम मूल्यों की निगरानी, ये इन पे आधारित था। और इसकी वजह से जो भारतीय रिजर्व बैंक जो अपने मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करता था, तो जिनमें उन वेरिएबलों जिनको शामिल करता है उसमें से एनडब्ल्यूपीआई का भी प्रयोग हुआ। और एनडब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उससे आधारित था। तो यहाँ पे जो है एनडब्ल्यूपीआई जो लेटेस्ट होना चाहिए हमेशा। अब जैसे कि पहले 1993-94 था, फिर उसके बाद जो है इसको 2004-5 अपनाया गया, और आज की डेट में जो है स्थिर मूल्य थोक सूचकांक वाला जो था 2011-12। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं जब नई श्रृंखला बनाई जाती है तो वहाँ पे इंडेक्सिंग फिर से की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है जो 435 जो वस्तुएं थी अब वो बढ़ के जो है 676 हुई, और 676 के बाद भी अब जो है और भी बढ़ी।
तो यहाँ पे जो पुराने नए सूचकांक, पुराने जो सूचकांक में जो ऐसी चीज़ें जो प्रयोग में नहीं आती हैं, उनको हटा के नई चीज़ों को जोड़ा जाता है और इनमें जो है जो नया और पुराना जो दोनों सूचकांक होते हैं, इनमें 3 प्रकार के जो श्रेणी बनाई गई थी। एक था प्राथमिक वस्तुएँ जो कि सभी की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं और ईंधन एवं विद्युत संवर्ग की वस्तुएँ और एक था जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें जो नया थोक मूल्य सूचकांक था उसमें नई चीज़ें फल वगैरह, नींबू वगैरह ये सारी चीज़ें, जो रॉ ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें जोड़ी गईं और जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे, जैसे कि आइसक्रीम और प्रोसेस्ड फूड वगैरह, रेडीमेड जो भी आइटम्स थे, ये सारे के सारे जोड़े गए और इतना ही नहीं, आपका जो मिनरल वाटर आता है, जो ₹10 ₹20 का, वो भी इसमें जोड़ा, ठीक? और इससे हुआ क्या जो नया और पुराने की जो तुलना करने की बात आई, तो जो बताया 435 गुड्स थे, नए वाले में जो 664 हो गए और प्राथमिक जो है उसमें 102 वस्तुएँ जो नए वाले में थी, पुराने वाले में 98 में थी और दूसरे में ईंधन में जो है 19-19 दोनों में सेम और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी वो पहले वाले में 318 थी और नए वाले में 555 500 तो ये सब मिलाएँगे तो परसेंटेज 100% हो गया और 676 हो गया इधर और उधर 400। अब इससे जो समस्याएँ जो हैं मतलब मुद्रास्फीति की गणनाओं में, वो समस्या क्या आती है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब मान लीजिए होता क्या है कि जब भी जो है कैलकुलेशन होता है, जैसे कि आज जो है मई है, 31 मई, तो 31 मई आज की डेट में जो हम मूल्य अदा कर रहे हैं, वो पिछले वर्ष 31 मई को क्या मूल्य था, ठीक है? तो मुद्रास्फीति की गणना इस प्रकार से की जाती है और इस गणना में जो है समस्या क्या आती है कि इससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। अगर पिछले वर्ष जो है मुद्रास्फीति की दर जो है इसी समय पे लॉकडाउन लगा हुआ था मान लीजिए, वहाँ पे उच्च रही हो, तो इस वर्ष जो है उच्च मुद्रास्फीति ना हो तब, तो ऐसे में जो है ये नकारात्मक जो है मुद्रास्फीति दर्शा देगा। कि मान लीजिए पिछले साल हमने किसी चीज़ को जो है ₹120 में खरीदा और इस बार जो ₹80 में खरीदा तो उस समय मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा नकारात्मक हो गई मतलब कि मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे में हो गए, ठीक है? तो इस प्रकार जो है अगर पिछले साल अगर मुद्रास्फीति की दर निम्न रही है और ऐसे में जो है इस साल कुछ चीज़ें अगर बढ़ी हुई हैं, तो लगेगा बहुत ज़्यादा जो है मुद्रास्फीति बढ़ गई है, ठीक? तो इन सब वजहों से जो है कई सारी गणनाओं में त्रुटियाँ हो जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति का जो है गणना सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब इसमें जो ईंधन और जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, अगर वो 80% के आस-पास है और जबकि जो प्राथमिक वस्तुएँ जो हैं, वो डेली मतलब हमें खाना-पीना चाहिए, सारा कुछ उसमें सम्मिलित है, तो वहाँ पे उसका जो जो परसेंटेज है वो 21% मान लीजिए है, ठीक है? तो ऐसे में जो है जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ हैं, इनके दाम अगर बढ़ते हैं और वो 100% वाले में काउंट होंगे, तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी कि हमें सही आकलन ठीक है? कि अगर 1 किलो गेहूँ जो है आज जो है मान लीजिए ₹15 का मिल रहा है, हैं? पिछले साल वो 11-12 का था। लेकिन वहीं पे जो है रिचार्ज हमारा जो है 199 का तब भी था, आज भी 199 का है, ठीक है? तो यहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ा, अगर इसको उसको सब मिला के अगर एवरेज में काउंट कर लेंगे, तो पता लगा वहाँ पे जो 50% रेट बढ़ चुका है और यहाँ पे ये तो सामान्य है। तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है घटे और बढ़े मूल्यों को जो है समायोजित करने की क्षमता जो इसमें देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो है मुद्रास्फीति की वास्तविक स्थिति ये जो है आकलन करने में कठिन और डब्ल्यूपीआई में जो है थोक मूल्य को आधार बनाया जाता है, जबकि उपभोक्ता जो है वो थोक में नहीं लेने जाता है।
उसको माचिस चाहिए तो एक जो डिब्बी वो लेने जाएगा, ना कि पूरा बंडल जो है। अब पता लगा एक जो माचिस उसको ₹1 की मिल रही है, तो ₹1 की वो ले आया। तो पता चला वो माचिस का जो पैकेट है वो ₹7 का ही है, ठीक है? अगर वो 7 के बजाय ₹8 हो गई, तो उपभोक्ता को अभी भी वो ₹1 में ही माचिस मिलेगी। उसको नहीं पता है कि इसका दाम बढ़ गया। दाम बढ़ा हुआ कब पता चलेगा, जब उस पैकेट का जो 10 उसका पैकेट है, उसका मूल्य जो है एक साढ़े ₹12 हो जाए, तब वो जो है, जो व्यक्ति है वो बोलेगा भैया अब जो माचिस आपको हम देंगे ₹3 में 2 देंगे, ठीक है? तब पता चलता अरे माचिस का रेट बढ़ गया, ठीक है? बढ़ तो वो 70 पैसे से भी रहा था, ₹30 वो दे रहा था, उसको पता नहीं वो एक्स्ट्रा दिए जा रहा है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और चूँकि उपभोक्ता वस्तुओं को डब्ल्यूपीआई में शामिल किया जाता है, वस्तुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन उपभोक्ता जो है अपने जो चीज़ों का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेवाओं पे दे रहा होता है। अब सेवाएँ क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन पे दे रहा है, इसको शामिल नहीं किया हुआ है। आप जो है बिजली पानी पे दे रहे हो, उसको शामिल नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में जो है जब इनको शामिल नहीं करोगे, तो कमाने वाला व्यक्ति जो है उसको जो है पेमेंट इस ढंग से तो मिलती नहीं है कि ये जो है डब्ल्यूपीआई में शामिल चीज़ों का पेमेंट ये आपका है, ये टैक्स वाला पेमेंट है, और ये जो सेवाओं वाला पेमेंट है कि आपको जियो को जो है 500 का रिचार्ज जो है 3 महीने के लिए करना है, ठीक? या किसको को या जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये इतना देना है। तो इस ढंग से तो आपकी पेमेंट बनती नहीं है। तो इसी वजह से जो अर्थव्यवस्था में जो सेवाओं का मूल्य जो है इसमें अगर वृद्धि होती है तो डब्ल्यूपीआई जो है इसको कैलकुलेट नहीं करती है। इसी वजह से जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति के जो आकलन की जो समस्या है वो देखी जाती है। ये सही आकलन नहीं प्रस्तुत हो पाता है। इन सब के बावजूद भी जो है डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि नए डब्ल्यूपीआई का विश्लेषण जो है किया गया जिसकी वजह से पुराने डब्ल्यूपीआई से जो है कहीं बेहतर आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, लेकिन इसमें जो है आधार वर्ष प्रभावी होता है, तो यहाँ पे जो है वास्तविकता के करीब आपको जो है आंकड़े मिल जाते हैं। और 435 से जो है 676 गुड्स जो है बढ़ गई, तो यहाँ पिछले दशक में जो उपभोक्ता की जो प्रवृत्ति है उपभोग करने की, उसमें जो है जो परिवर्तन हुआ वो भी देखने को मिल जाता है। और इनका जो है उपभोक्ताओं का जो स्तर है, रहन-सहन का स्तर, वो भी आपको इससे समझ में आ जाता है। और यहाँ पे जो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मिल जाता है कि व्यक्ति अपने आय को कहाँ-कहाँ खर्च कर रहा है। तो ये जो डाटा जो है आपके जो हैं डाटा चोरी हो जाते हैं। आपने फेसबुक पे कुछ भी लिखा कटर-पटर, कटर-पटर, ठीक है? आपने कोई भी जैसे अमेज़न से या किसी भी वेबसाइट से कुछ भी मँगाया, तो आप पेमेंट किसी और ऐप से कर रहे हो, सामान कहीं से खरीद रहे हो, तो ये डाटा जो है ट्रैवल कर जाते हैं लोगों का, आपको बता देते हैं भैया पैसा गया। मतलब व्यक्ति अगर डेली जो है महीने में 4-5 हज़ार का खरीदता है, तो 4-5 हज़ार का अगर इसको मान लें कि ये 20% इसका है, तो इसका 100% कितना होगा? 20% 5 हो गया, तो 5 चौको 20 मतलब कि वो 20-22 हज़ार रुपए का जो है आदमी है। फिर उसके हिसाब से आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड, होम लोन इन सब की कॉल आनी चालू हो जाती है, ठीक? तो ये जो है यहाँ पे कीमतों से जो आंकड़े जो है, ये अलग-अलग जो है, जो संग्रहण कर रहे होते हैं, उनको मिलता है और उसका बखूबी लोग, ठीक? अब हम कल बात करेंगे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक? आज तो हम लोग आधा घंटे जो है अपनी बातों को जानने में लग गए, ठीक? तो कल जो है हम